जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरभोर से कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भूटान और भारत के रिश्ते। अब भूटान और भारत के रिश्ते को डीपली से जानने से पहले हम जानेंगे अभी टॉपिक ही चल रहा है कि विदेश नीति। आखिर भारत के संबंध किस किस देश से है और उसको किस देश से नहीं है, इस पर ही आजकल मुद्दा चल रहे हैं कि भूटान और भारत के जो ये रिश्ते चल रहे हैं। आखिर देखिए, जब हमारे देश 1947 में आज़ाद हुए थे, आज थोड़ा डीपली से आज थोड़ा अंदर चलेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आज इन तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, भारत और भूटान, जब हमारे देश की आज़ादी 1947 में मिली, 1947 के में जब मिलने के बाद भारत जो है कई भागों में जो है विभाजित हुए थे। जैसे कि हैदराबाद एक जब 500 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 566 विरासत को जो है एक अपने डंडे के बल पर, कहीं डंडे तो कहीं अपनी लाठी के बल पर ही उन्हें मिलाया जाए। आप बताते हैं कि क्यों भारत जो है 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी भारत जो है कई क्षेत्रों में, कई प्रांतों में विभाजित थे। कैसे विभाजित थे, इसको इस बात में समझिए कि राजा के जिस आजकल गाँव अलग अलग गाँव रहते हैं, लेकिन फिर भी आज के क्षेत्र में ये है कि हमारे अलग गाँव होने के बाद भी एक पंचायत होते हैं, यानी कि पूरी पंचायत में कई गांव सारे होते हैं। इसी कारण से जो पहले कई प्रांत में विभाजित थे, वहाँ पर राजाओं के राज हुआ करते थे। इस तरह से लोकतंत्र हमें नहीं थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और ये जाने आखिर उस समय में और दो ही ऐसे नेतृत्वकर्ता थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जाने अगर 556 विरासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो मिला लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें खास रहा हैदराबाद। अब हैदराबाद और सिक्किम, हैदराबाद और सिक्किम विरासत ऐसी थी जो हैदराबाद चाहते थे, वहाँ के राजा चाहते थे कि हमें हैदराबाद को एक स्वतंत्र एक राज्य ही छोड़ दिया जाए। यानी कि उसका कहना था कि जिस तरह से यहाँ पर राजा का राज था, ये भारत के कानून से नहीं चलेगा, ये राजशाही ही चलेगा। हैदराबाद का मानना ये था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें जाकर के काफ़ी बार समझाने के बाद अपने मंत्री को, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये था, पहले वो खुद से नहीं जाते थे, उनके बाद पहले वो अपने मंत्रियों को भेजते थे और वहाँ की राजा को समझाने के लिए, अगर नहीं समझते थे तो वहाँ की राजा को बुला लेते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल में एक ऐसी माइंडेड रूप से जो है बहुत ही ग्रोथ आदमी था। ये कहा जाता है उस समय में दिमागी रूप से बहुत ही सख्त आदमी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके बाद हैदराबाद फिर भी जो है उन्होंने नहीं समझने वाले, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें लाठी के दम पर तो मिला लिए। उनके बाद देखिए सिक्किम के जो वहाँ के राजा थे, सिक्किम को डर था जो हमें छोड़ दीजिए, हमें अपना स्वतंत्र एक राज चलाने दीजिए। उसके बाद वैसा वो भी नहीं हुआ, उन्हें भी समझौता से काफ़ी समझाया। और समझाने के बाद सिक्किम और हैदराबाद को जब मिला लिए, उनके बाद एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण राज्य जैसे कि सिक्किम, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 556 विरासत में ये 3 विरासत ऐसे हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मिलाने में काफ़ी सारी परेशानियाँ मिली, लेकिन इस 3 राज्य को तो मिला लिए। उनके बाद सिक्किम को एक अलग राज्य की तरह से सिक्किम को जब शामिल कर लेते तो उसमें क्या बोले सर, देखिए इसमें माइंडेड गेम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का थोड़ा अलग है। कहा जाए तो उस युग में एक चाणक्य के रूप में ही आए थे। उसमें सिक्किम को कुछ प्रलोभन दिए थे, आप तो हमारे देश से मिला लीजिए, आपको जो है कुछ अलग नियम कानून बना देंगे जिससे आपकी जो है आपके काम कार्य में बाधा नहीं होने देंगे। इस कारण से उसको भी शामिल कर लिए। और भूटान, अब देखिए जहाँ तक बात है भूटान की संस्कृति और सिक्किम की संस्कृति, ये दोनों की संस्कृति अभी भी मिल रही है। सिक्किम की में जो भाषा चल रही है वही भाषा जो है भूटान में चल रही है। आखिर दोनों राज्य थे उस समय में। देखिए अभी सिक्किम राज्य है और भूटान एक देश है, लेकिन दोनों की संस्कृति मिल रही है। फिर भी आखिर कई सवाल ऐसे होते हैं, हम कई बार इस पर सोचे हैं। आखिर जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े महान थे, फिर भी जो है भूटान एक अलग देश क्यों बन गए? भूटान को अपने देश में मिला करके उन्हें एक राज्य के दर्जा क्यों नहीं दे गए थे? इस बात को आज इस तरह से समझिए, जब देश आज़ाद हुए थे तो अंग्रेजों ने तो हमको एक तो आज़ादी दिए, उनमें भी उनने कितना ज़्यादा उसने कूटनीति करते हैं। आज उसी बात को समझते हैं कि 1730 ईस्वी में की बात है। देखिए 1730 ईस्वी में, इसको और थोड़ा अंदर से 1947 से भी अंदर चलते हैं। 1730 ईस्वी में भूटान और भारतीय ब्रिटिश सरकार ने जो है, देखिए भूटान और के साथ, यानी कि भूटान को क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारत के साथ जो है
आंतरिक जो है मतभेद पैदा करने का काम किया शुरू से। उनके बाद क्या क्या इसमें आंतरिक युद्ध यानी कि जिसको गृह युद्ध होता है उस तरह से ब्रिटिश सरकार ने और भूटान को क्या किया, उन्हें भड़का करके जो है ब्रिटिश सरकार ने बोला कि हम तुम्हें रक्षा देंगे, हम तुम्हें जो है 50 करोड़ रुपया हमको आपको सालाना देंगे। तो किसी भी देश को बोलेगा तो मतलब उसे आर्थिक बल भी दे रहे हैं और उन्हें भड़का भी रहे हैं। इस कारण से भूटान क्या हुआ, ब्रिटिश के धीरे धीरे कैप्चर में चलता गया। उसके बाद देखिए हुआ क्या कि सिंचुला की संधि हुई, एक सिंचुला की संधि हुई, वो 1910 ईस्वी में होती है। सिंचुला की संधि हुई। सिंचुला संधि में क्या हुआ, ब्रिटिश और भूटान के साथ एक समझौता हो गया। उसमें भूटान का ब्रिटिश ने कहा कि हम तुम्हें आर्थिक रूप से मदद करेंगे और आपके जो है आंतरिक जितना भी होगा मामला को छोड़ करके बाहरी अगर आप देश को आप कब्जा करता था हम उनके साथ रहेंगे। इस कारण से तो धीरे धीरे भूटान का मनोबल बढ़ता गया। उनके बाद देखिए हुआ क्या कि धीरे धीरे 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में भूटान और अंग्रेज के बीच जो ये व्यापारिक समझौता भी हो गया था। व्यापारिक समझौता होने के 1910 में चीन और भूटान के बाद सिक्किम पर, अभी देखिए सिक्किम पर क्या हुआ, 1910 में भूटान के बाद सिक्किम पर हमला किया किसने, चीन। अब देखिए चीन ने क्या किया कि सिक्किम पर चाहा कि सिक्किम और चीन के जो है ये दोनों का सीमा मिल है। सिक्किम ने क्या किया, सिक्किम और चीन का जो सीमा मिला तो चीन ने सिक्किम पर हमला किया और चाहा कि हम सिक्किम को अपने पक्ष में ले लेंगे। इस कारण से जो है भारत ने मजबूती से लड़ा और सिक्किम जो है सिक्किम को अपने में मिलाया। उन्हें काफ़ी समझाया, उसके बाद बोला कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हर चीज़ देंगे, तुम्हारा अलग ही कानून रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आर्थिक व्यवस्था रक्षा व्यवस्था देंगे। इस कारण से जो सिक्किम को तो अपने में मिला लिया। उनके बाद क्या होता है कि 9 अगस्त 1949 में भारत और भूटान के बीच भी एक समझौता होता है। 9 अगस्त 1949 में एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट होने के बाद देखिए ये समझौता हो जाता है कि भूटान को जो हम आपको जो है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे, हम आपको आर्थिक मदद भी देंगे, आप हमारे देश में व्यापार भी कर सकते हैं। इसी कारण से जो है धीरे धीरे भूटान और भारत की रिश्ता जो है धीरे धीरे मजबूत होते चला। कई बार तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूटान के वहाँ पर के जो राजा थे उन्हें भी अपने 15 अगस्त और 26 जनवरी में एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे और इस कारण से जो है भूटान और भारत के रिश्ते तो मजबूत होते। उसके बाद क्या हुआ, 1949 में 9 अगस्त 1949 में एग्रीमेंट होने के बावजूद भी उन्होंने क्या 1971 में भूटान को यूएन की मेंबरशिप दिला दी है। अब देखिए भूटान को कैसे मजबूती बना और किस तरह से भूटान एक राज्य नहीं बन के एक देश बन गया। इस पर देखिए जब भूटान को यूएन के अगर मेंबरशिप मिल गया तो भूटान क्या हुआ, धीरे धीरे से अपने जो है अपनी मजबूती जो है धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी इन्होंने उभरना शुरू कर दिया। उनके बाद क्या किया भूटान, जब ये होता क्या, किसी को उंगली पकड़ के अगर आप चलाना चाहते हैं, अगर वो अपने से दौड़ना सीख जाए तो वो स्वाभाविक है वो आपकी उंगली पकड़ कभी चलने के लिए नहीं सीखेंगे। जब इन्हें यूएनए के मेंबरशिप मिल गया तो भूटान क्या हुआ कि अपनी रक्षा व्यवस्था को, जो रक्षा व्यवस्था भारत संभाल रहे थे वो रक्षा व्यवस्था को ही वो खुद ही संभालने लगे। यानी कि कई ऐसे मंत्रालय थे जो कि भूटान को भारत ही संभाल रहे थे, लेकिन उन्हें वो 2007 में क्या किए भूटान ने। देखिए अब बात क्या है कि 2007 में जहाँ 1947 में आज़ाद हुआ 2007 तक तो भूटान और भारत की रिश्ते धीरे धीरे इतना करीब हो गए थे। कई ऐसे मंत्रालय थे भूटान में जो भारत ही उन्हें संभाल लेते। लेकिन 2007 की बात है क्या हुआ कि अपना ताकत दिखा करके भूटान ने सारी ताकत को भूटान 2007 में बोले रक्षा व्यवस्था भी हमें सुधारना है, व्यापारिक व्यवस्था भी हमें सुधारना है। यानी वो अपना आपको कंफर्म कर दिया कि हमको एक देश ही रहना है। उनके बाद क्या होता है इस पर देखिए कि जब भूटान ने भारत में नहीं मिला, वो अपना देश ही बनाया, फिर भी भारत उनसे बिजली के बोले ठीक है अगर आप देश बनाते हैं कोनो दिक्कत नहीं है। वहाँ पर अपना बिजली भूटान में था क्या कि एक पहाड़ से निकलने वाली जो जलधारा है उसमें करंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर यहाँ के प्रधानमंत्री बोले कि वहाँ पर हम बिजली घर लगा देते हैं और सारे जितना भी पैसा होंगे वो हम ही खर्चा करेंगे, लेकिन तुमसे वहाँ बिजली जो निकलेगी तुम भी फ्री में बिजली ले लेंगे और वहाँ से जो हम जो तुमसे बिजली लेंगे वो मुफ्त में नहीं लेंगे, वो खरीद के लेंगे। अब देखिए चीन क्या करते हैं उस पर। चीन का कहना है कि नहीं हम जो वहाँ पर बिजली का मशीन बैठाएंगे
तो हम बिजली फ्री में लेंगे और तुमको बिजली बेचेंगे। तो ये बात में भूटान ने अपने विचार करके ये भारत को ये बात सौंप दी है। और आज भी जो है वहाँ भूटान से हम बिजली लाते हैं। हालांकि भूटान एक जैसे कि हमारे हैदराबाद है, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, बस इतना ही, बहुत ही थोड़ा सा ही देश है, लेकिन एक अलग देश बना हुआ है। आपकी बस आज की वीडियो में यही कहने हुए थे। तो कहीं ना कहीं इनमें अंग्रेज और चीन के हस्तक्षेप के कारण एक ताकत मिली और यूएन के मेंबरशिप बनने के कारण जो है भूटान ने सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के वो एक अलग देश बन चुके। बस आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।